बंद कर दो इसको, नोट्स को। कवर पेज पे कुछ कुछ लोग हैं जिनकी फ़ोटो छपी हुई, किसी को जानते हो आप? सबको? उसको तो कैसे ही जानोगे, वो तो है ही नया। लो, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही बेसिक सवाल पूछूंगा एक, और फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। शेयर होल्डर क्या होता है बताओ। ये सवाल का जवाब मेरे को सबसे बेकार लगता है। जिसने ये शेयर खरीदे हैं वो शेयर होल्डर। ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी का मतलब? ओनर का मतलब ये होता है कि मैं मालिक हूँ कंपनी का। तो अगर आज मैं रिलायंस का शेयर खरीदूँ तो क्या मैं अंबानी जी को बोल सकता हूँ कि मेरे साथ, अपने साथ में एक मेरी भी कुर्सी डाल दो ज़रा? क्यों? तुम तो ओनर बोल रहे थे। हैं? ऐसे भारी भारी शब्द नहीं भाई, हिंदी में बता दे। मैं सुनाता हूँ। मेजर प्रपोर्शन नहीं है तो क्या हम हटा थोड़ी रहे, हम तो कह रहे कुर्सी साइड में डाल दे बस एक, हम भी बैठ जाएंगे, ऑनर तो हम भी हैं। शेयर होल्डर आया कहाँ से था? कहाँ से आया था? मैं सुनाता हूँ कहानी, कहाँ से आया था शेयर होल्डर और क्यों हम बोलते हैं कि शेयर होल्डर ओनर होते हैं, ठीक है। तो बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग कुछ 60-70-100 साल पहले की बात है, जब इंडिया थोड़ा गरीब हुआ करता था, ठीक है। और एक और भी देश था जो कि थोड़ा गरीब था। वहाँ पर उस देश में, वो भी एक नॉर्मली देश था, छोटा देश था इंडिया से कंपैरेटिवली, ठीक है। इंडिया से एक बंदा गया था उस देश में काम करने। काम क्या करता था? पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, सिंपल इतना सा काम करता था। आपने देखा पेट्रोल पंप, बंदा आता है पेट्रोल भरता है, रोज़ का उसका सुबह से शाम तक का ये काम था, नॉर्मल सी उसकी सैलरी थी, ठीक है। देश चल रहा था, सब कुछ ऐसे सही चल रहा था, उस बंदे की नौकरी भी सही चल रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि देश की गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि भाई हमारे देश में कुछ समस्या चल रही है। क्या समस्या चल रही है? कि हमारी करेंसी गायब हो रही है, हमारे पैसे कहीं जा रहे हैं। अब क्या करेगा? कोई पैसे इकट्ठा करके जमा करके रखेगा तो बैंक में रखेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, घर पे क्यों रख रहा है, ठीक है। लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि जा कहाँ रही है। और दूसरी बात, नोट नहीं जा रहे, सिक्के जा रहे हैं। सिक्के कोई क्यों इकट्ठा करेगा? अगर किसी को इकट्ठा करने का शौक है तो 2-2 हज़ार के नोट इकट्ठे करेगा, सिक्के तो इकट्ठा नहीं करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बैठाई इन्वेस्टिगेशन टीम। अब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि भाई तुम्हारे जो सिक्के हैं ना, उसको कोई पिघला रहा है। क्यों पिघला रहा है? क्योंकि वो जो सिक्के हैं वो चांदी के थे, और जो सिक्के के ऊपर वैल्यू लिखी थी वो कम थी, एक्चुअल चांदी की कीमत ज़्यादा थी। तो किसी आदमी ने ये जुगाड़ फिट करा, सारे सिक्के पिघला दिए, ढेर सारे सिक्के पिघला दिए, इतने सारे, और चांदी मार्केट में बेचता रहा। इतने सिक्के पिघला दिए कि सरकार को पता चल गया कि भाई मेरी करेंसी कम हो गई, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम और डीप में जाती है, देखती कि भाई कौन कर कौन रहा है। तो उनको पता चलता है वो जो बंदा आया था पेट्रोल पंप पे जो काम कर रहा था, वो बंदा ये सब कर रहा है कि भाई सिक्के पिघला रहा है, चांदी बेच रहा है और पैसे कमा रहा है। जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस चीज़ का पता लगाया, तब तक उस बंदे ने सारे सिक्के बेच दिए थे और बोरिया बिस्तर लेके वापस इंडिया आ चुका था। यूजुअली क्या होता है, जब एक कंट्री से आप दूसरी कंट्री में जाते हो तो वो कंट्री की पावर खत्म हो जाती है आप पे, दूसरी कंट्री में वो कुछ नहीं कर सकती आपके ऊपर। जैसे सारे फ्रॉड करके जाते हैं दूसरे देश में, तो इंडिया कुछ कर नहीं पाता इनके लिए, ठीक है, इनको पकड़ने के लिए। सिमिलरली उसके साथ हुआ कि भाई उस कंट्री की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाई। उस बंदे ने इंडिया में आके, सच्ची कहानी है ये, तुम सर्च कर सकते हो जाके, ठीक है, नाम पता तुझे, अभी पूछेंगे, ठीक है। तो उस बंदे ने आके एक, आपको भी नाम पता, कहानी सुनी है, सही है। तो उस बंदे ने आके तेल की मिल एस्टैब्लिश करी, यहाँ पे तेल की कंपनी खोली, ठीक है। बता दो सर, फिर आपका नाम पता ही है तो। हाँ, तो वो थे धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने ये सब किया, ठीक है। कंट्री के सिक्के बेच के यहाँ पर आके ऑयल की मिल इस्टेब्लिश कर ली, ऑयल की कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, और उनकी ऑयल की कंपनी चलने भी लगी, ठीक है। जो आदमी इतने जुगाड़ कर सकता है वो अपनी कंपनी तो चलाएगा ही, कंपनी चल रही है, प्रॉफिट आ रहा है, सही एकदम, कंपनी ग्रो भी हो रही है। लेकिन जो आदमी इतनी जरूरत करेगी किसी कंपनी की, किसी देश की सिक्के पिघला के बेच दे, उसको इतना सब्र कहाँ कि मैं धीरे धीरे 10% की रेट से ग्रोथ करूँगा। उसको था कि मेरे को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनानी है, रिलायंस, ठीक है। तो अब किसी भी कंपनी को बड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैपिटल, पैसा, ठीक है। पैसा कहाँ से आएगा?
या तो इक्विटी से आएगा या डेट से आएगा, ठीक है। लेकिन ये पुराने ज़माने की बात है, तब ये शेयर होल्डर नहीं हुआ करते थे। तब दो तरीके थे, या तो भाई बैंक से लोन ले लो या आसपास के रिश्तेदारों से उधार मांग लो। रिश्तेदारों से साहब उधार मांग नहीं सकते थे, क्यों? क्योंकि अगर उनके रिश्तेदार इतने अमीर होते तो वो लड़का पेट्रोल पंप पे काम करने थोड़ी जाता। तो रिश्तेदारों के पास तो इतने पैसे थे नहीं, वो साहब गए बैंक के पास अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके, देखो ये मेरी कंपनी है और ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो बैंक जी थोड़ा लोन दे दो, लोन चाहिए। तो बैंक ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी, कह रहा भाई 2 लाख का लोन दे देंगे। कह रहा यार 2 लाख में तो मेरा क्या होगा, मेरा विजन है देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का, 2 लाख से तो मेरा कुछ नहीं होगा। बैंक कह रहा सर हमारी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम आपको 2 ही लाख का लोन दे सकते हैं, आपको चाहिए तो बताओ, नहीं चाहिए तो जाओ। वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके आ गए वापस। अब पैसा कहाँ से लाए? अब या तो पार्टनर लेके आए फर्म में कि भाई वो पैसा लाए और मैं काम करूँ, लेकिन उनको बहुत सारे पैसे चाहिए थे, तो कितने पार्टनर लेके आए, ठीक है। तो उन्होंने निकाला एक जुगाड़, फिर से वो अपने घर से एक स्टूल उठाते हैं और स्टूल को ले जाके रख देते हैं मार्केट के बीचों बीच। मार्केट से खरीदते हैं एक भोपू, वो सुना आपने, देखा आपने, सुनो सुनो वाला भोपू जो होता है, ठीक है। वो उठाते हैं, स्टूल के ऊपर खड़े होते हैं और पूरे मार्केट के बीच में स्टूल के ऊपर खड़े होके, सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, चिल्लाने लगते हैं कि सुनो सुनो सुनो, मैं धीरू भाई अंबानी, मेरी ऑयल की कंपनी है, ठीक है। लोग इकट्ठे होने शुरू होते हैं मार्केट के बीच में और वो फिर उन्हें समझाते हैं कि देखो मेरी कंपनी तेल बेचने का काम करती है, तेल निकालती है, तेल बेचती है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मेरा विजन है इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का। आज मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं आप सभी के सामने एक प्रपोजल रखता हूँ कि आप सब मेरी कंपनी में हिस्सेदार बनिए। जितना ओनर मैं उतने ही ओनर आप, जितने प्रॉफिट मेरे उतने ही प्रॉफिट मेरे। ये कंपनी जब देश की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी तो 100 का 1000 होगा और आपके पैसे भी मैं उतने ही करके दूंगा, 10 गुना आपके पैसे करके दूंगा। तो आप मेरी कंपनी में आज पैसे लगाइए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना होगा, सारा काम मैं करूंगा, आपको सिर्फ पैसे लगाने होंगे और मैं आपको हिस्सेदारी दूंगा। तो बहुत सारे लोग थे, क्या करेंगे? कुछ लोग पैसे लगाएंगे और कुछ लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग जिनको लगा कि भाई लगा देते हैं पैसे, क्या पता कुछ हो जाए, उन्होंने पैसे लगा दिए। तो अब बहुत सारे लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे लगाए तो उनके पास कुछ पैसे आ गए जितने उनको सफिशिएंट थे, ठीक है। फिर आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ, ये था इंडिया का पहला आईपीओ। इस तरह से एक स्टूल घर से ले जाके और मार्केट के बीच में खड़ा होकर उन्होंने ऐलान करा था कि आप मेरी कंपनी में पैसे लगाओ, और तब उन लोगों को पार्टनर से बदल के शेयर होल्डर नाम दिया गया था कि ये कंपनी के शेयर ओन करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि जितना इस कंपनी का मालिक मैं उतना ही इस कंपनी के मालिक आप, ठीक है। तो यहाँ से बने शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर्स भी उतने ही ओनर। क्या हुआ, धीरे धीरे करके उन्होंने सारे पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करे, कंपनी बड़ी होती गई और धीरे धीरे सच में देश के सबसे बड़े कंपनियों के रिलायंस, जितने भी लोग थे उनको प्रॉफिट दिया अंबानी जी ने, उनके पैसे 10 गुना करके दिए, तो सब लोग बहुत खुश। लेकिन 2 लोग थे जिनको इस चीज़ से समस्या थी। वो कौन 2 लोग थे? बैंक को क्यों समस्या होगी भाई? क्यों बैंक को क्यों समस्या होगी? सोचो इतनी सारी भीड़ थी, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया तो उनको समस्या होगी। और किसको समस्या हो सकती है? एक बच्चे ने कहा रिश्तेदार को। उनको क्यों समस्या होगी? उनका तो विजन था देश की सबसे बड़ी कंपनी। ना, समस्या थी कॉम्पिटिटर्स को कि यार हम भी कर लेते, इस तरह से इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, देश की सबसे बड़ी कंपनी होगी, हम भी तो उसी मार्केट में बैठे थे, हम भी ये करते, हमारी भी आज देश की सबसे बड़ी कंपनी होती। तो 2 तरफ, एक वो लोग जिन्होंने पैसे नहीं लगाए थे, अब वो चाहते हैं कि यार कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हम भी पैसे लगा दें और इनकी तरह हम भी अमीर बन जाए। दूसरे वो लोग कॉम्पिटिटर्स कि यार हम भी पैसे ले लें और हम भी अपनी देश की कंपनी सबसे बड़ी कर लें, ठीक है। तो मार्केट में डिमांड भी है और सप्लाई भी है, तो क्या होगा? FQ नहीं, और लोग आने लगेंगे, और लोग पैसे मांगने लगेंगे, ठीक है। तो मार्केट में और लोग आने लगे, और लोग पैसे मांगने लगे, और लोग पैसे लगाने भी लगे कि भाई देखो उनके साथ क्या हुआ, वो लोग तो कितने अमीर बन गए, लोग पैसे लगाने लगे। तो अब दूसरे नंबर पर मार्केट में कौन आया? मिस्टर विजय माल्या। उन्होंने कहा कि सर देखो मेरा भी सेम प्रपोजल है, मैं भी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाऊंगा और आपको इतना प्रॉफिट दूंगा कि अंबानी जी से भी ज़्यादा प्रॉफिट दूंगा। तो लोगों ने पैसे लगाए कि यार इस बार चांस मिस नहीं करेंगे, पैसे लगाए
विजय माल्या ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले उसने किंगफिशर खोली, बियर की कंपनी, बहुत चलने लगी, बहुत बड़ी कंपनी बनी। फिर उसने प्रॉफिट से और डाइवर्सिफिकेशन किया, उसने एयरलाइंस खरीदी, वो भी चलने लगी। उसने क्रूज शिप खरीदी, वो भी चलने लगी। 4-5 साल हो गए, सब शेयर होल्डर्स बहुत खुश, सब शेयर होल्डर के पास पैसे आ रहे हैं, सब शेयर होल्डर्स के पास प्रॉफिट आ रहा है, उनकी कैपिटल भी बढ़ रही है, ठीक है, अब सब बहुत खुश है। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर विजय माल्या दूसरे देश चले गए पैसे लेके। अब इससे क्या होगा? पैसे डूब गए, रातों रात पैसे डूब गए। जितने खुश हो रहे थे कि कैपिटल बढ़ रही है, इतने पैसे बढ़ रहे हैं, सब डूब गए। होगा क्या इससे? अब मार्केट में कोई नया बंदा आएगा कि भाई मुझे पैसे दो, क्या शेयर होल्डर्स लगाएंगे? क्या लगाना चाहते हैं? वो लगाना तो चाहते हैं कि प्रॉफिट तो चाहिए, लेकिन ट्रस्ट कहाँ से आएगा? सारी समस्या ट्रस्ट की है, ठीक है। तो ये सारे शेयर होल्डर्स, मैंने क्या बताया था, पुराने ज़माने की बात है। तो पुराने ज़माने में जब भी कोई समस्या होती थी तो क्या होता था? वो जाते थे गुरुजी के पास, गुरुजी बैठे होते थे पेड़ के नीचे, ठीक है। तो ये सारे शेयर होल्डर्स गुरुजी के पास गए कि गुरुजी त्राहिमाम त्राहिमाम हमारी समस्या का समाधान दो। सारे शेयर होल्डर्स गए, उन्होंने बताया कि गुरुजी देखो, पैसे तो हम लगाने को तैयार हैं, हम चाहते भी हैं पैसे लगाना, रोज़ 9 से 5 की नौकरी कर करके गाली खा के हम आ गए तंग, हम चाहते हैं हमें प्रॉफिट मिले, लेकिन अब लगाए किस पे? कैसे पता लगाए कि आदमी सही है कि गलत है? ठीक है, ये बात कर ही रहे थे गुरुजी के साथ। तो इतने में ही अब आपको पता है कि धीरूभाई अंबानी तो रहे ही नहीं, अब रिलायंस चलाते हैं 2 अंबानी ब्रदर्स, छोटे अंबानी बड़े अंबानी। तो छोटे अंबानी कौन है? अनिल अंबानी। वो गुरुजी के पास भागे भागे आए, ठीक है, कह रहे कि गुरुजी मेरी भी कुछ समस्या है। तो उन गुरुजी कह रहे तुम्हारी क्या समस्या है? तुम्हारी तो कंपनी ऑलरेडी बड़ी है, तुमने तो पैसे ले ही रखे हैं, अब तुम्हें क्या समस्या है? तुम्हें तो और पैसे चाहिए नहीं, ठीक है। कह रहा समस्या ये नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, मेरी कंपनी की ब्रांचेज हर गली हर शहर में है, मैं उन सबको तो नहीं संभाल सकता, तो इसलिए मैंने एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं। लेकिन जब से विजय माल्या भागा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करूँ और किस पर ना करूँ। क्या पता वो मेरे को गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज रहा हो। अब मैं हर किसी का कंपनी का काम तो देख नहीं सकता, हर एक ब्रांच का, तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। अब मैं अपने पैसे उसको कैसे दे दूँ? या फिर कल को अगर वो फ्रॉड करके भागता है तो ये लोग तो मेरा गला पकड़ लेंगे कि अंबानी जी पैसे तो आपके नाम पे लगाए थे, हम शेयर होल्डर हैं, और क्या हुआ, मैं पिटूंगा। तो मेरी समस्या का भी कुछ समाधान दो, ठीक है। फिर हमारी एक प्रॉब्लम थी कि जब से विजय माल्या भागा तब से कॉम्पिटिटर्स को पैसे नहीं मिल रहे, तब से और जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रहे। क्या रास्ते थे पैसे इकट्ठा करने के उस टाइम पे? या तो बैंक से लोन लो या फिर रिश्तेदारों से मांगो। तो एक बंदा हो रहा था गुरुजी के पास भागा भागा, जो कि बिजनेस करना चाहता है, नया बिजनेसमैन। वो कहता है गुरुजी मैं समझता हूँ कि ये लोग पैसे नहीं देना चाहते, इनको ट्रस्ट नहीं है। मैं बैंक के पास गया, बैंक कह रहा है कि भाई अब तो मैं भी पैसे नहीं दूंगा, उसको तो मैं 2 लाख दे रहा था, तुझे तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, क्योंकि अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ तेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि झूठी है कि नहीं है, और तू कल को मेरे पैसे लेके भाग जाएगा क्या नहीं भाग जाएगा। कह रहा गुरुजी शेयर होल्डर से तो मिल ही नहीं रहे, जनता से तो मिल ही नहीं रहे, अब तो बैंक भी नहीं दे रहा मेरे पैसे, ठीक है। तो इसकी भी एक समस्या है। तो अब इस सारी समस्या का एक शब्द में अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? ट्रस्ट इश्यूज। सारी समस्या क्या है? ट्रस्ट इश्यूज। जेनजी शब्द है ये, तो तुम्हें आना चाहिए। ट्रस्ट इश्यूज। अब सारी जनता को ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है। तो इस सारी समस्या के समाधान को, इस सारी समस्या का समाधान क्या होगा? समाधान ये होगा कि कोई एक ऐसा बंदा जो कि एक्सपर्ट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने में, जिसको सब चीज़ों की नॉलेज हो, अकाउंट्स की, लॉ की, टैक्स की, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अगर आके चेक करे और बता दे कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहा है ये सही है कि नहीं, तो शेयर होल्डर्स मान जाएंगे, तो फिर वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, उनका भरोसा बढ़ जाएगा, ठीक है। और वो बंदा कहाँ से लाएं कि गुरुजी हम तो 9 से 5 की नौकरी पे जाते हैं और ना ही हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी आती है। मैनेजमेंट पे तो हमें पहले ही भरोसा नहीं है कि जब से वो भागा है तब से हमें इस पर भरोसा उठ गया है, तो अगर इनका कोई बंदा होगा ये चेक करवाएंगे तो इनकी बात तो हम नहीं मानेंगे। तो बंदा कहाँ से आया? तो बंदा आएगा अलग से, ठीक है, बाहर से। ना ही कंपनी का बंदा होगा, ना ही शेयर होल्डर्स का बंदा होगा, बंदा होगा अलग, इंडिपेंडेंट। वो क्या करेगा? आके अकाउंट्स चेक करेगा और बताएगा शेयर होल्डर्स को कि ये जो अकाउंट्स हैं वो सही बने हैं या नहीं बने हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बंदा होगा, बताएगा अकाउंट्स चेक करके कि अकाउंट्स सही बने हैं या नहीं बने। कहानी समझ में आई यहाँ तक? जब वो बंदा अकाउंट्स चेक करके बताएगा तो क्या क्या समस्या सॉल्व होगी? सबसे पहले कौन आया था गुरुजी के पास? नहीं, गुरुजी के पास माल्या कब आया था? वो तो भाग गया था भाई।
कहाँ कहाँ खोया हुआ है? शेयर होल्डर्स आए थे, क्या कह रहे थे? ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है किसी पे भी, पैसा किस पर लगाएं। तो क्या इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब ये ट्रस्ट कर पाएंगे कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सीए ने बोल दिया, एक्सपर्ट ने बोल दिया। फिर कौन आया था? अनिल अंबानी। क्या कह रहा था? मैं अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। तो अब वो अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट कर पाएगा, क्योंकि एम्प्लॉइज की ऑडिट करा लेगा। और एक फायदा और होगा कि एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई अब तो ऑडिट होगा, तो अब मैं फ्रॉड ना ही करूं तो ज़्यादा बेटर है। तीसरा कौन आया था? कौन आया था तीसरा? जिसको बैंक से लोन नहीं मिल रहा था। तो अब क्या बैंक लोन दे देगा? दे देगा, है ना? बैंक को ट्रस्ट हो जाएगा। ये सारी कहानी ट्रस्ट इश्यूज शुरू क्यों हुई थी? विजय माल्या भागा था, क्या करा था? फ्रॉड करा था। तो अब जब ऑडिट कराएंगे तो क्या फ्रॉड पकड़ में आ जाएगा? ठीक है। और अगर ये सारी कहानी चल रही थी, पेड़ के नीचे गुरुजी थे, गुरुजी सारी समस्या का समाधान देते, इन सबको देख के एक जना और खुश हो रहा था। एक जना कौन है? जिसका, देखो सब वो खुश हो रहे थे जिनका कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता था। तो एक जना आपने मिस कर दिया कहानी में, जिसका बहुत नुकसान हुआ था। सबसे पहले किसका नुकसान हुआ था? सबसे पहले कहानी में किसका नुकसान हुआ था? उससे भी पहले सोचो किसका नुकसान हुआ था कहानी में सबसे पहले? कहानी क्या सुनाई थी मैंने सबसे पहले? हाँ, किसका नुकसान हुआ था तब? सोचो सोचो सोचो, ट्रिकी क्वेश्चन, जल्दी सोचो। अरे सरकार के सिक्के नहीं बेच दिए थे पिंगला पिंगला के, तो किसका नुकसान हुआ था? गवर्नमेंट का नुकसान हुआ था कि भाई फ्रॉड करके भाग गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब इन सबको देख के गवर्नमेंट भी बड़ी खुश होती। क्यों? गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? कि अब जो बंदा बता रहा है कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट और मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ, गवर्नमेंट को पता चलेगा भाई सही टैक्स भर रहा है, तो गवर्नमेंट का नुकसान होने से बचेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अभी तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं ना? पक्की बात है। आ जाओ नोट्स उठाते हैं। देखो पेज नंबर जो कवर पेज पे मैंने छाप ही रखा है कुछ। सबसे पहले तो आपके शेयर होल्डर छाप रखे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं। अंबानी जी भी छाप रखे हैं, विजय माल्या भी, और नीचे गुरु जी भी। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर आना है। पेज नंबर 6 खोलो जरा, पेज नंबर 6। मैंने आपको क्या समझाया कि एक बंदा आएगा ट्रस्ट इशू सॉल्व करने के लिए, चेक करेगा और ओपिनियन देगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है क्या नहीं। उससे सब लोगों को फायदा होगा। कौन कौन का फायदा होगा? सबसे पहले कौन छप रहा है डायग्राम में? बोलो। डायग्राम दिख रहा है आपको पेज नंबर 6 पे, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट में गोल गोल? हाँ, तो कौन है? कहीं से भी शुरू करो। पहला फायदा किसको होगा? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा? शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। फिर और कौन है इस डायग्राम में? विजय माल्या। सारी कहानी शुरू किसकी वजह से हुई थी? फ्रॉड की वजह से। तो अब फ्रॉड प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर अंबानी जी को क्या प्रॉब्लम थी? एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट नहीं था, तो अब एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट हो जाएगा। और नए बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम थी? लोन नहीं मिल रहा था बैंक से, तो बैंक लोन दे देगा। ठीक है, कहानी याद है ना? अब आते हैं पॉइंट्स पे। ठीक है, पहला पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट, बेनिफिट ऑफ ऑडिट की ऑडिट की जरूरत क्या है? Audited accounts provide high quality information. It gives confidence to the user that information on which they are relying is qualitative, and it is the outcome of an exercise carried out by following auditing standards globally. ये कह रहा है कि auditing accounts provide high quality information. High quality कैसे हो जाएगी information? जब एक एक्सपर्ट उस इन्फॉर्मेशन को देख लेगा और बता देगा कि भाई सही है, तो इन्फॉर्मेशन अपने आप हाई क्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, उसमें गलतियों का चांस कम हो जाएगा। इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूजर, ये बात हम समझते हैं। ठीक है, on which it gives confidence to the users that information on which they are relying is qualitative, and it is the outcome of an exercise carried out by following auditing standards recognized globally. जो भी हम ऑडिट करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करते हैं। जैसे कि जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं। सिमिलरली ऑडिटिंग हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करते हैं, और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, यानी कि सभी देशों की गवर्नमेंट ने इस पर टप्पा लगा दिया कि भाई अगर ऐसे ऑडिट होगी तो सही होगी। समझे? अगला पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर कौन होगा? अलग बंदा होगा, ना कंपनी का बंदा होगा ना शेयर होल्डर का, इंडिपेंडेंट होगा। तो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है ऑडिट, इसीलिए शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है वो सेफ गार्ड हो जाता है। रेड कीवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
अब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रिलाय अपॉन हो सकती हैं बाय लेंडर्स और बैंकर्स, यानी कि बैंकर्स और लेंडर्स उस पर भरोसा कर सकते हैं। नए बिजनेसमैन की प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अंबानी जी की क्या प्रॉब्लम थी कि एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो अब ऑडिट कराने से मोरल चेक हो जाएगा। सेकेंडली, इट ऑल्सो फ्रॉम एन ऑडिट एक्ट एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉइज फ्रॉम कमिटिंग फ्रॉड्स फॉर द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड। अब एम्प्लॉइज मोरल फ्रॉड करेंगे भी नहीं कि कहीं पकड़े ना जाए, फ्रॉम द फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड। नेक्स्ट, एक जना और कौन खुश हो रहा था, गवर्नमेंट। तो अब क्या होगा, इससे हेल्पफुल हो जाएगा गवर्नमेंट को फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटीज। अच्छा सुनो, कौन खुश हो रहा था, गवर्नमेंट। अब क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी के लिए हेल्पफुल होगी। फिर ये सारा मामला क्यों शुरू हुआ था, माल्या जी की वजह से फ्रॉड हुआ था। तो अब एक ऑडिट कराएंगे तो एन ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड और एरर। फ्रॉड बोले तो जानबूझ के किया गया, और एरर बोले तो अनजाने में की गई गलती। ठीक है, अगर फ्रॉड और एरर नहीं भी होगा तो जब एक सीए चेकिंग करेगा तो क्या कोई छोटी मोटी कमियां होंगी तो बता देगा, ठीक है, ताकि अगली बार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुधर जाए। सो एन ऑडिट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर पॉइंटिंग आउट डेफिशिएंसीज। ठीक है, मैंने आपको कीवर्ड्स पढ़ाए, अब आप एक बार ये ब्लैक वाला पूरा खुद पढ़ेंगे और मुझसे पूछेंगे कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी किसी भी सेंटेंस में हो तो। पढ़ लिया, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं। अच्छा एक बात बता, विजय माल्या ने क्या किया, लोगों के पैसे लेके भाग गया और अब मज़े कर रहा है। उन लोगों के पैसे लेके भाग गया जो सुबह से 9 से 5 नौकरी करते थे, जो लोग अपने पैसे से खुद मज़े नहीं कर रहे, लेकिन विजय माल्या उनके पैसे से मज़े कर रहा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट आए ताकि। लेकिन आजकल आप लोग यूट्यूब चलाते हो तो आपने देखे कुछ एड्स कि भाई ये बच्ची है, इसके ऑपरेशन के लिए हमें इतने पैसे चाहिए तो आप प्लीज़ डोनेट कर दो, इसके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं, या ये गाय हमें सड़क पे मिली है, इसका पैर टूटा हुआ है, हम इसका इलाज करेंगे, आप पैसे दे दो। देखें तो सोचो, अगर वो बंदा जो आपके इमोशंस से खेल के आपसे पैसे ले रहा है और आपके पैसे पे मज़े करे, तो आप अपनी कमाई हुई पैसे से मज़े नहीं कर रहे, लेकिन कोई और आपके पैसे पे मज़े कर रहा है, आपने किसी की मदद के लिए पैसे दिए थे, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो ऑडिट से ये समस्या सॉल्व हो सकती है ना। ठीक है, अब एक सेकेंड, ऑडिट किस चीज़ का कराया जा सकता है, क्या ऑडिट सिर्फ कंपनी का होगा, क्या उन लोगों की कंपनी है जो ये पैसे इकट्ठा कर रहे हैं यूट्यूब से, नहीं ना, अंबानी जी की थी कंपनी, लेकिन उन लोगों का भी ऑडिट हो सकता है। ठीक है, अब आएंगे पेज नंबर 1 पे, आपको एक बारी ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ा दें, आपको आती है वैसे। ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। समझते हो इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ऑडिटर बाहर का बंदा है, कंपनी का होगा तो भरोसा नहीं दिला पाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्या चेक करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। कोई भी एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, किसी की मदद करने के लिए बनाई हो, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। साइज बोले तो छोटी या बड़ी, अंबानी जी ने भी अपनी कंपनी का ऑडिट कराया था और नए बिजनेसमैन ने भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कराया था, तो छोटी या बड़ी, या फिर कोई भी लीगल फॉर्म हो। लीगल फॉर्म बोले तो मेरे को लगा कह रहा है या तो लीगल हो या इलीगल हो या तो कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो या एनजीओ या कुछ भी हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा जिस पे भी आपको भरोसा चाहिए उसका ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है,
When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, ऑडिटर चेक कर लेगा, चेक करके अपने घर चला गया तो आपको कहा ही नहीं कुछ, तो आप चाहते हो ना कि ऑडिटर आपको बताए, अपनी ओपिनियन दे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है क्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, इजी। अब बोलेंगे मेरे साथ, ऑडिट क्या है? एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, कंपनी नहीं है, एंटिटी है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion on the same। ठीक है, 2 बार और बोलेंगे ताकि आपको ये याद भी हो जाए। बेनिफिट्स आपको याद हो गए, ठीक है, कहानी याद करोगे तो आपको बेनिफिट्स याद हो जाएंगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of its legal size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion on this। कुछ मैं बोलूँगा, कुछ आप बोलोगे, ठीक है, मैं बोलूँगा फिर आप उसको पूरा करोगे। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आती है। उसके बाद क्या हुआ था ऑडिट से? समाधान क्या था, समस्या क्या थी? समस्या क्या थी एक शब्द में? ट्रस्ट इश्यूज। देख रहा भाई को कितने अच्छे से याद है, दिल पे लगी थी भाई के बाद जब मैंने ट्रस्ट इश्यूज बोला था। ट्रस्ट इश्यूज सोल्व हुए थे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। ठीक है, तो ऑडिट का पर्पस क्या हुआ? टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। किस किस का कॉन्फिडेंस बढ़ा था? यूजर्स कौन? शेयर होल्डर, बैंकर्स, गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सब हैं यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करना था। लास्ट सेकंड पेज आ जाओ। पढ़े? पर्पस ऑफ ऑडिट दिख रहा है? द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गया? डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी, चाहे अंबानी जी, चाहे शेयर होल्डर, चाहे बैंकर्स, लेंडर्स, जिसको भी यूज करनी है। बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय ऑडिटर, ओपिनियन देगा ऑडिटर, अपनी एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, सो बाय द एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय एन ऑडिटर whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF। ठीक है, अब यहाँ पे हैं 2 शब्द, एक है in all material respects और एक है AFRF। इसमें से आप दोनों में से किसी, इन दोनों शब्द में से आपको किसी का भी मतलब पता है? देखो, ऑडिटर को भेजा आपने ऑडिट करने, आपने पेड़ में से जो भी सभा, पेड़ के नीचे जो भी सभा थी उसमें से ऑडिटर को उठाया, क्या ऑडिट करके। ऑडिटर गया ऑडिट करने, ठीक है, आप सब लोग अपने घर गए। अब ऑडिटर का फोन आता है 4 दिन बाद कि सुनो मैंने अंबानी जी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड निकाला, कल सुबह 9 बजे पेड़ के नीचे मिलते हैं और मैं आपको बताऊंगा अंबानी जी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फ्रॉड करा। आप सभी लोग अपना काम धंधा छोड़ के सुबह सुबह तैयार होकर नन्ना बाबू बन के जाके बैठ गए पेड़ के नीचे कि बताइए सर क्या फ्रॉड किया अंबानी जी ने। कह रहा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अंबानी जी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पूरे 20 रुपये के चाय के बिल नहीं मिले और वो दे भी नहीं पाए। तो अब आप ऑडिटर के साथ क्या करेंगे? जो भी करेंगे मैं जानना नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे, मारेंगे उसको कि भाई हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया 20 रुपए के लिए। अंबानी जी की टर्नओवर करोड़ों में है और तू 20 रुपए के चाय के बिल को फ्रॉड बता रहा है, तू ना दफा हो जाए यहाँ से। ये लेकिन यही अगर ऑडिटर ने बताया कि सर 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी, पेपर ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं हुआ, ना कोई सामान गया, ना कोई डील साइन हुई, सिर्फ एक्सपेंस डाल दिए 100 करोड़ और अंबानी जी अपने घर में ले गए, तो क्या अब ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इसको हम बोलते हैं ऑडिट की भाषा में मटेरियल। ठीक है, विच इज जिससे कि आपका डिसीजन चेंज हो सकता है। अगर मान लो आप रिलायंस के शेयर होल्डर हो तो क्या आप वो 100 करोड़ वाली बात सुन के, हो सकता है आपने शेयर्स निकाल लो, पैसे वापस शेयर्स बेच दो, लेकिन क्या 20 रुपये वाली बात सुन के आप शेयर्स बेचोगे? नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिससे कि
आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मटीरियल। ठीक है, सेकेंड शब्द इज AFRF। AFRF को बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसको हम हिंदी में बोलेंगे कानून। इतना बड़ा शब्द है, हम बोलेंगे कानून। AFRF के हिसाब से प्रिपेयर हुआ है क्या नहीं हुआ, चिंता मत करो, पढ़ा दूंगा डेफिनेशन भी, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑडिटर कैसे देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं? आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं तो देखेगा कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाई है कि नहीं बनाई है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, कानून है, उसके हिसाब से बनी होनी चाहिए। तो ऑडिटर देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स शैल बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद AFRF। सीधी सी बात समझ में आ गया? तो क्या हुआ पर्पस ऑफ ऑडिट? टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय the expression of an opinion whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with AFRF ही बोलते हैं। AFRF तुम एग्जाम में भी लिखोगे तो भी चलेगा, बहुत कॉमन टर्म है। ठीक है, AFRF इजी, कोई डाउट दिक्कत परेशानी यहाँ तक? पढ़ लो एक बारी। पढ़ लिया? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? अब एक बात बताओ, क्या ऑडिट कराना ज़रूरी है, मैंडेटरी? कंपनीज के लिए तो हाँ, और बाकियों के लिए नहीं है। भरोसा सब पे नहीं करना आपको, करना तो सब पे है। लेकिन एक बात बताओ, नया बिजनेसमैन है, गया बैंक के पास, बैंक ने कहा जी ऑडिट करा के लाओगे तो लोन देंगे, वरना तो नहीं देंगे। ठीक है, कह रहा अपने पैसे अपने पास रख, नीचे मैं नहीं करा रहा ऑडिट। ठीक है, अब क्या उसके लिए ऑडिट कराना जरूरी है? नहीं है कि भाई अपने पैसे रख अपने पास, उसने शेयर होल्डर से तो पैसे उठाए नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि ऑडिट सबके लिए ज़रूरी है। कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए ऑडिट कराना ज़रूरी है। ऐसी कौन सी कंपनीज है? फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनीज। क्यों है ऑडिट कराना ज़रूरी? अब मान लो शेयर होल्डर्स का है अंबानी जी के पास कि अंबानी जी आपके पिताजी के साथ हमारा बहुत ही पुराना संबंध है, आप पे हम अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपकी ऑडिट क्यों कराएंगे? अंबानी जी खुश। ठीक है, ऑडिट हो नहीं रही, कल का अंबानी जी को लगा ऑडिट तो हो नहीं रही, थोड़ा निकाल लेते हैं पैसे। ठीक है, अंबानी जी ने पैसे निकाले, अंबानी जी भी वहाँ लेके घर पे पहुँच गए। तो अब शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? किसको किसको गाली देंगे? खुद को तो कोई नहीं गाली देता। पहले तो अंबानी जी को गाली देंगे, फिर दूसरा किसको देंगे? दूसरा मोदी जी को देंगे कि सरकार कुछ नहीं करती, देश छोड़ के भाग जाता है, उसको भागने देती है। तो इसीलिए कल को मोदी जी पे बात ना आए, सरकार पे बात ना आए, तो इसलिए सरकार ने कुछ कंपनीज का मैंडेटरी कर रखा है, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज जिसमें पब्लिक का बहुत पैसा लगा होता है। ठीक है, और सरकार ने सोचा कि भाई इनके फेवर की बात तो हमने सोच ली, जनता के फेवर, हमारा फेवर, हमारा भी तो नुकसान हुआ था सबसे पहले जब सिक्के पिघला के बेच दिए थे। अभी तो ऑडिट करानी शुरू हुई थी और हम सबको वॉलंटरी कर देंगे तो लोग फिर टैक्स की चोरी करेंगे। तो टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई एक लिमिट सेट कर रहा हूँ, इस लिमिट से ऊपर जिसकी भी टर्नओवर गई, 10 करोड़ से ऊपर जिसकी भी टर्नओवर गई वो ऑडिट कराएगा मैंडेटरली। ठीक है, तो ऑडिट ऐसा नहीं कि सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ कंपनीज के लिए लीगली ज़रूरी है। और कुछ टैक्स डिपार्टमेंट ने भी बोल दिया कि भाई ये कंपनीज ऑडिट कराएंगी, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, जैसे ही 10 करोड़ से ऊपर लिमिट जाएगी तो ऑडिट कराना ज़रूरी है। समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ लोग ऑडिट अपनी मर्जी से भी करा लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, स्कूल ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि भाई हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम शिक्षा बढ़ाते हैं, तो हमें थोड़े से ना पैसे चाहिए क्योंकि कम पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा कर सके। गवर्नमेंट कह रही है कि लाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर गवर्नमेंट को वही समस्या कि भाई भरोसा कैसे करें, तुम कुछ भी बता रहे हो, तो ऑडिट करा के लाओ। तो अगर वो ऑडिट करा के लाएगा तो गवर्नमेंट ग्रांट दे देगी, वो कह सकता है कि भाई अपनी ग्रांट रखो, फिर अपने पास मैं नहीं करा रहा ऑडिट, तो ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ एंटिटीज़ कराती हैं फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोई हेल्प चाहिए हो, या फिर एक और रीज़न है जिसकी वजह से एंटिटीज़ ऑडिट करा सकती हैं, फ्रॉम द बेनिफिट्स फ्लोइंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट के कुछ बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं ऑडिट के? कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स, और 6 पॉइंट्स पढ़े थे आपने,
इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म है तो सेफ गार्ड होता है इंटरेस्ट। हाँ, तो ये मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज, इन सभी बेनिफिट्स के लिए कुछ एंटिटीज अपनी मर्जी से भी ऑडिट करा लेती। इजी, कोई बात दिक्कत परेशानी? ठीक है, पेज नंबर 7 पे आएंगे एक बारी फटाफट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑडिट इज ऑलवेज लीगली मैंडेटरी। बात समझ में आती है? देर आर एंटिटीज लाइक कंपनीज हु आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर लॉ, जैसे कि लिस्टेड कंपनीज। इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज मे बी कंपल्सरी रिक्वायरिंग ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स अंडर टैक्स लॉज। दूसरा किसने कहा था कि टैक्स वाले डिपार्टमेंट ने, कि भाई जिसकी भी 10 करोड़ से ऊपर लिमिट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया every person is required to get their accounts audited if turnover crosses certain threshold limit under income tax law, which is 10 crore as of now. Change भी हो जाती है लिमिट। It is also possible that some entities like school may be required to get their accounts audited for the purpose of obtaining grant or assistance from the government. And audit is not always mandatory, but many entities may get their accounts audited voluntarily because of the benefits from the process of audit. कुछ एंटिटीज करा लेती हैं क्योंकि ऑडिट से बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। बेनिफिट्स आपको पता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं? मेनी सच कंसर्न्स हैव देयर इंटरनल रूल्स रिक्वायरिंग ऑडिट ड्यू टू एडवांटेजेस फ्लोइंग फ्रॉम ऑडिट। जब अंबानी जी आए थे कि सर मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं हो रहा, तब क्या कुछ मैंडेटरी था उनके लिए? अपनी मर्जी से आए थे। तो बहुत सारी एंटिटीज़ अपने इंटरनल रूल्स भी बना लेती है कि भाई मैं अपना हर साल ऑडिट कराऊंगी क्योंकि मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं। समझ गए? पढ़ लो इसको पूरे को, और कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो पूछो। कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ आपके नोट्स के कुछ स्पेशल फीचर, फिर हम अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। 4 ही टॉपिक कराता हूँ मैं पहली क्लास में। कहानी पसंद आई, तरीका भी पसंद आया, अब नोट्स भी पसंद आ जाएंगे। देखो बताओ, ICI में पास होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? मार्क्स कब मिलते हैं? और जब आप ICI की लैंग्वेज के हिसाब से उनके पेपर में लिखोगे। ये बात आपने कभी सुनी नहीं? सुनी है ना कि ICI में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी लैंग्वेज लिखना। ठीक है, इसीलिए आपके पूरे नोट्स स्टडी मैट की लैंग्वेज के हिसाब से बने। अब सर ये बात तो हर टीचर बोलता है कि स्टडी मैट की लैंग्वेज के हिसाब से बने हैं, तो आपको ये डाउट ना रहे और आप कभी भी मैच कर सके, इसीलिए मैंने आपके हर एक पेज नंबर पे मैंने ऊपर डाला है स्टडी मैट पेज नंबर। देखो दिख रहा है? ठीक है, इससे आपको 2 चीज़ें कन्फर्म होंगी कि एक तो लैंग्वेज सेम है, दूसरा सर ने कुछ भी छोड़ा नहीं। ठीक है, अब देखो जब पेज नंबर 1 पे आओ एक बारी, पेज नंबर 1 पे आपको दिख रहा है स्टडी मैट पेज नंबर 1.5 to 1.7। तो सर इससे पहले के पेज कहाँ गए? 1.1 से 1.4। उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दे रखी है, कुछ चार्ट्स बना रखे हैं हरे हरे, एक पेज चैप्टर का नाम लिख रखा है, ये सब वो सब। ठीक है, आप वो खोल के देख लेना, उसमें कुछ है नहीं है सच। उसके बाद जहाँ से कंटेंट शुरू होता है वहाँ से आपका नोट शुरू है। फिर कुछ ब्लैक में लिखा और कुछ ब्लू में लिखा, जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना। ब्लैक वाला तो पढ़ा दिया, पर सर आपने ब्लू वाला नहीं पढ़ाया। ब्लू वाला क्या है? आपके नोट्स में जगह जगह ब्लू से आपको कंटेंट लिखा मिलेगा। दिस इज़ जो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ICI में सब कुछ नहीं आता, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक में है, जो चीज़ें याद करनी है वो ब्लैक में है, कुछ पार्ट ऐसा है जो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए वो ब्लू में डाला है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कुछ छोड़ दिया। छोड़ा कुछ नहीं है। अब आपको पता है कि कौन से कंटेंट को नहीं पढ़ना है, कौन से कंटेंट पे फोकस नहीं करना है और कौन से पे करना है। ठीक है, फिर नीचे आओगे तो आपको एक चार्ट बना हुआ मिल रहा है, हैंड रिटन चार्ट। चार्ट क्यों बनाया सर आपने? चार्ट बुक नहीं दोगे क्या? देखो बहुत सारे टीचर चार्ट बुक देते हैं। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि मैं आज रोहतक में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वेरी सून आई एम गोना बी एन ऑल इंडिया लेवल टीचर। जब मैं अपने लेक्चर्स ऑनलाइन इश्यू करूँगा, मतलब शेयर करूँगा, तो चार्ट बुक क्यों नहीं दे रहे सर आप? चार्ट बुक का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? आप पूरे साल एक रेगुलर बुक से पढ़ते हो, पूरा बैच आपने रेगुलर बुक से पढ़ा,
फिर आखिरी में आके टीचर बोलता है कि रिवीजन कराऊंगा चार्ट बुक से। जब आपने पूरे साल उस किताब को देखा तो आपकी एक विजुअल मेमोरी, आपने अलग अलग जगह मार्क्स लगा रहे कि भाई यहाँ पर मैंने ये लिखा, आप उस बुक के साथ बहुत कंफर्टेबल हो, लेकिन वो बुक बहुत मोटी है। अब टीचर ने आपको चार्ट बुक पर शिफ्ट कर दिया। चार्ट बुक में क्या करा कि भाई सारा कंटेंट फिर वही वाला डाल दिया, क्योंकि लैंग्वेज तो सेम ही रखनी है, तो आपको एक नई बुक के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, आपको फिर उस पर बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। आपके साथ ये ना हो, इसीलिए मैंने आपकी किताब में ही हैंड रिटन चार्ट डाले। अब ये हैंड रिटन चार्ट में मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं। आपको दिख रहा है ये लाल में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, ये हैं कीवर्ड्स जिनके आपको नंबर मिलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि मोस्टली टीचर्स आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करके देते हैं। ब्लैक वाली चीज़ें आप खुद भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन कीवर्ड्स आपको सेम सेम लिखने होते हैं। तो चार्ट में मैंने सिर्फ कीवर्ड्स डाले। चार्ट को देखते ही आपको 6 के 6 कीवर्ड्स याद आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे ज़रूरी ये है कि आप ICI के एग्ज़ाम में जाओ तो आपको सब कुछ आता। उसके लिए आपको मिलता है 1.5 दिन रिवीजन के लिए। उस 1.5 दिन में आपके पास अगर 11 चैप्टर है ऑडिट में, तो आपको एक चैप्टर को 1 से 1.5 घंटा देना है। 1 से 1.5 घंटे में आपको 10 से 15 पेज कवर करने हैं, मिनिमम इतने तो हैं ये हर एक चैप्टर के। तो वो कैसे कवर करोगे? जब आपके पास क्विक चीज़ें होंगी, जैसे आप ये चार्ट देखोगे तो आपको बहुत जल्दी रिकॉल हो जाएंगे कि 6 पॉइंट्स क्या आते हैं। अगर आपको नहीं हो रहे तो आप ऊपर ही इसके कंटेंट पढ़ सकते हो, आपको अलग से किताब की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको चार्ट में सब कुछ डिटेल की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें यहाँ पे मिल गई आपको। फिर ये देखो मैंने इसके नीचे बहुत सारा कंटेंट है जो कि ब्लू में कर रखा है, जो कि ICI नहीं पूछेगा, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर जो नीचे ब्लैक में कर रखा है वो ICI पूछ सकते हैं, तो वो आपको याद करना है। ठीक है, फिर और नीचे आओ, एक और हैंड रिटन चार्ट है आगे। अब कुछ जगह जैसे मैंने कहानी बनाई है, जैसे आपको मैंने बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट बताया था पेज नंबर 6 पे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है छोटा सा चार्ट। इसको देख के आपको याद आ जाएगा कि सर ने क्या कहानी सुनाई थी और कैसे लिंक कराया था। हर एक इंसान का एक बेनिफिट है। ठीक है, और ये देखो पेज नंबर 7 पे आओ, अगले पेज पे। यहाँ पे आपको ब्लू में कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं लास्ट में। ये वर्ड्स क्या हैं? ये हैं वर्ड मीनिंग। अब जैसे टैक्ट है, टैक्ट का मतलब आपको नहीं पता। टैक्ट का मतलब सख्त नहीं है, पहली बात तो। टैक्ट वही मैं बता रहा हूँ कि टैक्ट का मतलब मैंने लिख रखा है आगे क्या है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, या फिर आप आलस में गूगल करने के आलस में छोड़ ना दो, आपको कहीं और जाना ना पड़े। आप टैक्ट का मतलब देखने गए थे, अब आप फ़ोन में आधे घंटे से कुछ और ही देख रहे हो। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स आपकी किताब में डाल के दिए। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा है कि ये वर्ड मीनिंग थोड़ा मुश्किल है बच्चे के लिए, तो वो चीज़ें मैंने आपको डाल के दी हैं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है सिन को नन। अब ऐसी चीज़ें लैंग्वेज लो में आती है कुछ, तो आप भूल जाते हो। जब टीचर ने पढ़ाया जब तो याद रहती है, बाद में भूल जाते हो, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए इन सभी वर्ड मीनिंग्स को मैंने आपके नोट्स में डाला है, ताकि आपको बाद में सेल्फ स्टडी के टाइम पे दिक्कत ना हो। फिर अगेन चैप्टर पेज नंबर 8 पे देखो एक छोटा सा चार्ट बना रखा है। अब हमने क्या पढ़ा था कि अंबानी जी थे, शेयर होल्डर थे। शेयर होल्डर ने कहा कि भाई ऑडिट कराओ कंपनी का, तो एक ऑडिटर आएगा। तो एक ऑडिट में क्या होती है, 3 पार्टीज होती हैं। मैंने सेम टू सेम वैसी पिक्चर्स डाली हैं जो कि आपकी हेडिंग्स हैं। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है पिक्चर्स। आप ये पिक्चर्स देखोगे, आप ये रिकॉल करोगे माइंड मैप, तो आपको सारी हेडिंग्स याद हो जाएंगी। सिर्फ आप ये चार्ट देखोगे ना, आपको ये पूरा पेज याद आएगा। सिमिलरली फॉर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, पेज नंबर 6 पे देखो। पेज नंबर 6 पे छोटा सा हैंड रिटन चार्ट दिख रहा है आपको। ठीक है, जब आप ये चार्ट रिकॉल करोगे, मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, चार्ट रिकॉल करोगे, उसके ऊपर उसके बाद चार्ट रिकॉल करते ही पेज नंबर 5 देखो। पेज नंबर 5 पूरा टेक्स्ट से लिखा हुआ है, और ये सारा वही है जो कि आपके उस चार्ट में था। चार्ट देखते ही आपको ये सारा पेज लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कीवर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पे एग्जामिनर फोकस करता है। देखो एग्जामिनर कौन होता है सी एग्जाम्स में? पहली बात तो वो सी होना चाहिए, और उसको 5 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद वो एग्ज़ाम चेक कर सकता है। 5 साल वाला सी। अब सोचो कि 5 साल जिसको हो गए सी, वो एग्ज़ाम चेक करने जा रहा है, क्या उसको सिलेबस का कुछ आता है? नहीं आता। तो वो सीधा ये देखता है कि भाई ICI की मार्किंग स्कीम क्या है, उसमें जो भी बोल्ड वर्ड्स हैं वो अगर आपके आंसर शीट में है तो ठीक है। 2 चीज़ें, एक तो बोल्ड वर्ड्स मिलाएगा, दूसरा देखेगा कि आपने कुछ लिखा भी है। तो कुछ लिख सकते हो आप ब्लैक वाले वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में भी, और बोल्ड वाले वर्ड्स मैंने आपको हाईलाइट करके दे ही दिए, समझे? तो चार्ट में आपको सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप वो हाईलाइट कर सकते हो। ब्लैक वाला आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हेडिंग्स और कीवर्ड्स आपको चार्ट में मिल रहे हैं, ब्लैक वाला आप खुद लिखोगे। तो इसीलिए उस छोटे से चार्ट से आपका पूरा पेज रिकॉल हो जाएगा बहुत जल्दी, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा।
ये सारे वो फीचर्स हैं जो मैं चाहता था कि यार मेरे टाइम पे हो किसी टीचर की किताब में, बट वो नहीं थे, इसलिए ये मैंने आप लोगों के लिए डाल दी।